यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आपके साथ मैं राजेंद्र देव। खबर प्रतापगढ़ से है। वहां पर जमीन के विवाद को लेकर खूनी खेल हुआ है। पुलिस के सामने दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। अवैध निर्माण को लेकर दो गुटों में मारपीट हुई। पुलिस के सामने बहुत देर तक पुलिस के सामने बहुत देर तक वहां पर हंगामा चला। प्रतापगढ़ में जमीन के विवाद में महाभारत हुई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। औरतें मुख्य रूप से इस विवाद में शामिल, जिसकी एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं। जमीन के विवाद में यह महाभारत हुई, जिसमें ज्यादातर संग्राम औरतें कर रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पुलिस इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। आप एक पुलिसकर्मी को वहां पर देख सकते हैं, जो इन औरतों को जो जमीन के विवाद में है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ऊपर खड़े होकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लाठियां निकल आई हैं कुछ पुरुषों के द्वारा। जमीन के विवाद में यह महाभारत प्रतापगढ़ में। अवैध निर्माण को लेकर दो गुट आमने सामने। जमीन का विवाद फतेहपुर में भी हुआ है। जमीन की चाहत में वहां भी लाठी डंडे चले हैं। मामला महादेवपुर गांव का है। वहां जमीन के विवाद में दो पक्ष आमने सामने हो गए, लड़ाई हुई और इस संघर्ष में आधा दर्जन लोग दोनों ओर से जख्मी बताए जा रहे हैं। इनमें से दो की हालत गंभीर है, जिन्हें हुसैनगंज सीएचसी में भर्ती करा दिया गया। फतेहपुर में जो जमीन का विवाद हुआ वो आप देख लीजिए, उसकी तस्वीरें। खूनी खेल जमीन के विवाद में। आधा दर्जन लोग घायल, दो की हालत नाजुक। पुलिस के सामने बवाल हुआ प्रतापगढ़ में। फतेहपुर में देख लीजिए क्या हुआ। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जमीन के विवाद की। एक फतेहपुर, दूसरा प्रतापगढ़, लेकिन मामला एक जैसा, यानी कि जमीन का विवाद। जमीन के विवाद में उत्तर प्रदेश में किस तरह से झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, संग्राम होते हैं, ये आप देख लीजिए। और कैसे इसमें बच्चे, बूढ़े और औरतें भी शामिल हो जाते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है। बद्री सर्राफ के मालिक पर हमले का मामला। पुलिस ने अष्टभुजा पाठक को इस मामले में हिरासत में लिया है। जमीन को लेकर अष्टभुजा पाठक से विवाद चल रहा था। अभिषेक के पिता ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर की इस मामले में। अब हमले के खुलासे में जुटी है क्राइम ब्रांच। 12 टीमें क्राइम ब्रांच की अष्टभुजा पाठक की कॉल डिटेल खंगाल रही है पुलिस। हमले के खुलासे में क्राइम ब्रांच के साथ साथ कुछ 12 टीमें जुटी हुई। बद्री सर्राफ के मालिक पर हमले का मामला। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। ये पूरा मामला और अभी तक क्राइम ब्रांच का एक्शन, जो कुछ भी हुआ है, विस्तार से बताइए संतोष। देखिए राजेंद्र, ये रिंग रोड का ये बद्री सर्राफ का एक प्रतिष्ठान है। राजधानी लखनऊ में अगर कहा जाए कि सबसे बड़े सर्राफा कारोबारी हैं बद्री सर्राफ, एक ब्रांड है। वहाँ यहाँ पर उनके बेटे अभिषेक केसरवानी बैठते हैं। कल रात 10 बजे जब वो इस दुकान को बंद करके अपने घर जा रहे थे, तभी इसी रास्ते से चंद कदमों की दूरी पर कार सवार बदमाशों ने
अभिषेक केसरवानी को उस वक्त गोली मार दी जब वो अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे थे। पत्नी उनकी बगल वाली सीट पर बैठी थी, कार अभिषेक केसरवानी चला रहे थे। अभिषेक केसरवानी के हाथ में गोली लगी है, जिनको कि ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले में शुरू से ही पुलिस लूट के किसी भी एंगल को खारिज कर रही थी। अब अभिषेक केसरवानी के पिता हैं सुधीर केसरवानी, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है और ये एफआईआर मोहनलालगंज के पुरसैनी के जो जमीनी विवाद है अष्टभुजा पाठक नामक व्यक्ति से, उसके खिलाफ नामजद है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात कि अभिषेक केसरवानी के चाचा यानी सुधीर केसरवानी ने अपने भाई राजेश केसरवानी को भी इस पूरे मामले में नामजद किया है। यानी कुल मिलाकर 2 लोग नामजद हैं, 2 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। क्राइम ब्रांच इस मामले में जांच कर रही है क्योंकि ये पारिवारिक मामला है, जमीनी रंजिश का मामला है, लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले को खंगाल रही है। अष्टभुजा पाठक जिनके ऊपर नामजद एफआईआर कराई गई है उनको हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, उनकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है, उनके कॉल लोकेशंस खंगाले जा रहे हैं। जी, हो सकता है कि कुछ अज्ञात हमलावरों को सुपारी किलिंग की घटना हो, लिहाजा अष्टभुजा पाठक अगर इस पूरी घटना में शामिल हैं या राजेश केसरवानी जो अभिषेक केसरवानी घायल के चाचा हैं वो इस घटना में शामिल है तो कहीं ना कहीं कॉल डिटेल एक बड़ा राज उगल सकती है। लिहाजा इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग लखनऊ पुलिस कमिश्नर खुद कर रहे हैं। लेकिन राजेंद्र, इस घटना को भले ही पारिवारिक रंजिश निकल रहा हो, जमीनी रंजिश निकल रही हो, लेकिन सबसे बड़ी बात कि लखनऊ की सड़कों पर आज धनतेरस है, कल यानी धनतेरस से एक दिन पहले की यह घटना है। लखनऊ में जिस तरीके से पुलिसिंग हो रही है, लखनऊ में जेसीपी क्राइम जैसा एक ओहदेदार अधिकारी बैठा हुआ है, पूरी क्राइम ब्रांच का लाव लश्कर बैठा हुआ है। सड़कों पर चेकिंग के नाम पर आम आदमी परेशान किया जाता है, हेलमेट नहीं पहन रहे तो रोक लेती है, लेकिन बदमाश निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो कार सवार बदमाश थे वो निकल गए, पुलिस को पता नहीं चला। ये कहीं ना कहीं सड़कों पर जो सुरक्षा के दावे किए जा रहे हैं उसकी सच्चाई है कि सिर्फ बदमाशों की धरपकड़ में लखनऊ पुलिस कहीं ना कहीं फेलियर है। 2 दिन पहले डीजीपी के द्वारा जो आदेश दिए गए वो ना तो क्राइम ब्रांच के कानों पर जूड़ेंगी, क्योंकि क्राइम ब्रांच एक ऐसी संस्था है जो कि कहीं ना कहीं अपराधियों पर नकेल कसती है। वो जेल में बंद अपराधी हो या सड़क पर घूम रहे छुट्टे अपराधी, इन पर नकेल कसने की प्राइमरी जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच एक डेडिकेटेड संस्था है और वो फेल हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत चिंता की बात संतोष जो कुछ आप बता रहे हैं कि एक आम आदमी को किस्म किस्म की चेकिंग के नाम पर परेशान किया जाता है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है क्राइम कंट्रोल करने का, बदमाशों को धरने पकड़ने का, उसमें नाकामयाबी, उसमें असफलता, वो भी लखनऊ में, और वो भी क्राइम ब्रांच की। अभी फिलहाल इस मामले में जो जांच की बात कही जा रही है वो कहां तक पहुंची है संतोष? देखिए, इस पूरे मामले को चूंकि राजधानी के सबसे बड़े सर्राफा कारोबारी का मामला है तो लखनऊ पुलिस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर खुद इस पूरे मामले के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जेसीपी क्राइम को लगाया गया है लेकिन मॉनिटरिंग खुद वो कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीमें लगाई गई हैं, सर्विलांस और कॉल डिटेल के जरिए खंगाला जा रहा है। जो अष्टभुजा पाठक है जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है उनसे पूछताछ की जा रही है। राजेश केसरवानी के वेयर अबाउट चेक किए जा रहे हैं कि कहीं उन्होंने तो नहीं इस घटना को अंजाम दिया। तमाम हर पहलू की जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ परिवार भले ही पारिवारिक रंजिश और जमीनी विवाद बता रहा हो, लेकिन पुलिस लखनऊ जेल से छूटे या आसपास के जिलों से जो शातिर लुटेरे हैं उन पर भी निगाह गड़ाए हुए हैं, क्योंकि भले ही इसमें लूट न हुई हो लेकिन जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया वो एक दुस्साहसिक वारदात है। अगर अभिषेक केसरवानी अपनी कार को लॉक करके तेजी से गोली लगने के बाद अभिषेक केसरवानी न भागते तो संभवतः बदमाश उनको और ताबड़तोड़ गोली मारते थे और तब शायद बड़ी अनहोनी होती। लिहाजा लखनऊ पुलिस और क्राइम ब्रांच को लेकर के ज्यादा सक्रियता दिखाई गई है पुलिस कमिश्नर के द्वारा। क्राइम ब्रांच की 2 मीटिंगें सुबह से अभी तक 10:30 हो रहा है। 2 मीटिंग लगातार क्राइम ब्रांच की टीमों के साथ हो चुकी हैं और इस बात को खंगाला जा रहा है कि कहीं जेल से कोई कनेक्शन तो नहीं है। किस अपराधी गैंग के द्वारा अगर सुपारी किलिंग भी कराई जा रही है तो किस गैंग के द्वारा ये अंजाम दिया गया, तमाम उन पहलुओं पर जांच अभी की जा रही है। लेकिन अष्टभुजा पाठक जो कि नामजद है इस एफआईआर में, उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। और अष्टभुजा पाठक का प्रोफाइल क्या है संतोष शाह? इस मामले में नामजद होने के अलावा और क्या जानकारी आपके पास है अष्टभुजा पाठक के बारे में? देखिए, मोहनलालगंज के पुरसैनी गांव में कीमती जमीन है सुधीर केसरवानी की। अष्टभुजा पाठक का इनसे विवाद है। बगल में अष्टभुजा पाठक की जमीन है, खेत है।
बाउंड्री बनाने को लेकर के करीब 1.5 साल पहले दोनों के बीच में विवाद हुआ था। 143 की यानी कि जमीन नपाई की कार्रवाई भी करवाई गई, लेकिन दोनों के बीच में विवाद थम नहीं रहा था। क्योंकि अब जो अष्टभुजा पाठक है वो मोहनलालगंज का जो पुरसैनी गांव है वहीं का लोकल का रहने वाला है, जमीन का कारोबारी है, लिहाजा वो भी अभिषेक केसरवानी या उनके पिता सुधीर केसरवानी से दब नहीं रहा था। लिहाजा तमाम बार इस बात के पंचायतें थाने तक पहुंची, लेकिन अब ये विवाद जो उनके पिता सुधीर केसरवानी के द्वारा बताया गया कि जमीन के कब्जे को लेकर के जो उनकी पुरसैनी में जमीन है उसको लेकर के उनको शक है कि कहीं ना कहीं अष्टभुजा पाठक की भूमिका हो सकती है। लिहाजा अष्टभुजा पाठक को भले ही नामजद किया गया हो, लेकिन पुलिस अभी अष्टभुजा पाठक को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है, संलिप्तता जांच रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अष्टभुजा पाठक के नाम पर परिवार ने जो रंजिश बताई हो, जो नामजदगी कराई हो और असल में किसी गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया हो। क्योंकि ये अहम होगा राजेंद्र कि कल जिस वक्त ये धनतेरस आज है और जिस वक्त के प्रतिष्ठान बंद करके जा रहे थे, लखनऊ के बड़े कारोबारी हैं, तो जाहिर है कि किसी भी शातिर बदमाश और या गैंग को ये पता होता है कि बद्री सर्राफ कितने बड़े कारोबारी हैं। जब दुकान बंद करके जा रहे हैं तो जाहिर है कि लाखों में नहीं करीब 50 लाख से ऊपर का कैश हो सकता था, मतलब तमाम चीजें हो सकती थी, ज्वेलरी हो सकती थी। लिहाजा पुलिस इस लूट के एंगल को भी तलाश रही है कि कहीं किसी वारदात को अंजाम देने के लिए किसी गैंग ने तो ये बीड़ा नहीं उठाया था, लिहाजा भी पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका संतोष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लखनऊ में गोलीकांड और ये बहुत बड़ा प्रश्न व्यवस्था पर, क्राइम ब्रांच के काम करने के तरीके पर, उसकी क्षमता पर, उसके प्रभाव पर। इधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का ऑपरेशन माफिया जारी है। लगातार माफियाओं और बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मेरठ पुलिस ने बदमाशों पर कड़ा एक्शन लिया है। यहां 69 कुख्यात बदमाशों को अपराध माफिया घोषित कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में फरार डॉन बदन सिंह बद्दो का भी नाम है, जो पेशी के वक्त फरार हो गया था। यानी कि अब पुलिस के निशाने पर बदन सिंह बद्दो है और हिट लिस्ट में उसका नंबर आ चुका है। बलराम पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मेरठ से सीधा कनेक्ट है। बदन सिंह बद्दो का नाम जो है इस लिस्ट में आ चुका है बलराम, और कुल 69 ऐसे नाम हैं। तो इस लिस्ट में आने के बाद चीजें क्या बदलेंगी, कानूनी जो कार्रवाई है उसकी प्रक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, क्या आगे होगा, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए राजेंद्र, अगर हम बात करें मेरठ पुलिस की तो वो लगातार बदन सिंह बद्दो और उसके सहयोगियों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। 3 दिन पहले मेरठ पुलिस ने 76 अपराधियों के एचएस खोली थी और उसमें सबसे ज्यादा जो बदन सिंह बद्दो के सहयोगी थे, जो उसके गुर्गे थे, उनको शामिल किया गया। और उसके बाद कल देर रात पुलिस ने 69 कुख्यात बदमाशों को अपराध माफिया घोषित किया है, जिसमें सबसे ऊपर जो नाम है वो बदन सिंह बद्दो का है और उसके सहयोगियों का है। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है बदन सिंह बद्दो पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद अब गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी और 14A की कार्रवाई होगी, ताकि इसकी जो अवैध संपत्ति है उसको कुर्क किया जाए और जो अवैध तरीके से निर्माण किया गया है उस पर बुलडोजर चलाया जाए। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है राजेंद्र कि अब धीरे धीरे जो बदन सिंह बद्दो के खिलाफ पेच है उसको पुलिस और प्रदेश सरकार कसती हुई नजर आ रही है। और कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बदन सिंह बद्दो के जो सहयोगी हैं उनसे भी अब लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और जो उसके साथी हैं वो कहीं ना कहीं मेरठ ही नहीं बल्कि प्रदेश छोड़ करके बाहर हैं। उनको पता है कि जिस तरीके से बदन सिंह बद्दो के घर की कुर्की हुई है तो उसके बाद अगला जो निशाना है वो पुलिस की टारगेट में है और उनसे पूछताछ हो सकती है कि आखिरकार बदन सिंह बद्दो की फरारी के बाद से उसकी बुलेट प्रूफ जो मर्सिडीज कार थी वो कहां गई, उसके अलावा उसकी 2 और लग्जरी कारें थी वो कहां गई। तो कुल मिला के जो उसके सहयोगी हैं, जो उसके राजदार हैं, अब पुलिस उन पर भी शिकंजा कस रही है। ताकि खबर ग्रेटर नोएडा से है, ज्वेलर्स की दुकान में धमाका हुआ है। वहां पर गैस सिलेंडर फटने से दुकान में धमाका हुआ है और धमाके के बाद ज्वेलर्स की दुकान में आग लग गई। दादरी इलाके में मुख्य बाजार की घटना है। तस्वीरें देख लीजिए आप। और अब खबर गाजियाबाद से है। वहां पर खोड़ा में एक हादसे से अफरा तफरी फैल गई। यहां टेंट लगाते वक्त दर्दनाक हादसा हो गया।
जब टेंट लगाया जा रहा था तो वो हाई टेंशन वायर के संपर्क में आ गया और 2 लोगों की करंट लगने से मौत हुई, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। दरअसल पहले एक शख्स करंट की चपेट में आया था और उसे बचाने के लिए दूसरा भी करंट की चपेट में आया और फिर दोनों की जान चली गई। गाजियाबाद में टेंट लगाते वक्त बड़ा हादसा। इधर आगरा में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। गाड़ी की टक्कर में युवक की दर्दनाक मौत की खबर आ रही है। इस मौत के बाद गांव वालों का गुस्सा फूट गया है। सड़क हादसे के बाद गांव वालों ने जाम लगा दिया है। नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की कतार दिखी है। नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। ये देखिए आप तस्वीरें, एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितना लंबा जाम लगा है। हादसे के बाद आगरा में एक्सीडेंट हुआ, बड़ा हादसा हुआ नेशनल हाईवे पर और उसके बाद बहुत लंबा जाम। गाड़ी की टक्कर में युवक की दर्दनाक मौत और इसके बाद गांव वालों का गुस्सा फूट गया है। अगली बड़ी खबर बागपत के शिवम हत्याकांड से जुड़ी है। हत्याकांड के 3 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। वर्चस्व की जंग को लेकर हत्या हुई थी, पुलिस का कहना है। आरोपियों के साथ मारपीट करता था मृतक, ये भी पुलिस कह रही है। ये देखिए आप जिसकी हत्या हुई है, पुलिस का कहना है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, ये मारपीट करता था आरोपियों के साथ। मृतक की दबंगई का ये पुराना वीडियो सामने आया। बागपत के शिवम हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर और ये वीडियो जो सामने आया है हम आपको दिखा रहे हैं। आप दबंगई देखिए, जो मृतक है उसकी दबंगई देखिए आप। पुलिस का कहना है वर्चस्व की जंग को लेकर यह हत्या हुई। अब हत्याकांड के 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के साथ मारपीट करता था और पुराना वीडियो आप देख लीजिए। ये वीडियो इसकी तस्दीक कर रहा है कि ये कैसा दबंग व्यक्ति था। के नाम है गांव का पिट्टा तेरे गांव में मेरा गोली मारे लदिया सामान। दबंगई देखिए आप इसकी, ये पुराना वीडियो और इससे पता चलता है कि किस किस्म का दबंग है। मेरा मार गोली नहीं भाई, मेरा गोली मारो नहीं भाई, मारू ना भाई नशे में हुई गांव में पहुंच जा नो को 10 मिनट तो पहले बाहर वाली कर दी। चल भीतर बारिश क्या हो रहा है। 3 तस्वीरें। मैं भी करूंगा। 9 नवंबर को हत्या हुई, मृतक की दबंगई आप देखिए पुराने वीडियो में। मेरी भी है कुछ भी। और अब तक 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। फोड़ मुझे भी करना उसका, मुझे भी करना। आप दबंगई देखिए। 10 मिनट पहले ना बाहर निकल दी तुम। कहाँ के रहने वाले हो? बावली के रहने वाले हो। आप थाने में आए हो, क्यों आए हो आज थाने में? मैं इनकाउंटर के डर से आज ही। अच्छा, हाँ। तुमने क्या अपराध किया है? मैं कत्ल करा क्या? किसका कत्ल किया है आपने? फोर्ड का। अच्छा, ये फोर्ड की हत्या कब हुई थी? फोर्ड की हत्या कल वो परसों शाम के टाइम हुई। क्यों की थी आपने हत्या? मैंने हत्या ये की थी, मेरे 3 माह के हो गए थे। वे गाड़ी में भी खेचे रहे थे मजा। समय पहले तो मेरे थप्पड़ मार के भी मासी मार्केट में नहीं चुराहे पे मार के मेरे 3-4 थप्पड़। वो थी तो दूसरी गल मेरी लड़ाई, उसके चक्कर में मेरा मार गया। 3-4 थप्पड़ मेरा मार गया। मैं वो बात भूल गया था जी, भूल गया, कोई बात नहीं। फिर 2-3 दिन पहले ही हमारे गांव में टूर्नामेंट थी। देखा आपने, जिसने हत्या की वो व्यक्ति सामने आया और उसने बताया कि उसने हत्या क्यों की है और वो एनकाउंटर के डर से आत्मसमर्पण करने आया है। के नाम है गांव का पिट्टा तेरे गांव में। इन तस्वीरों और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।